नमस्कार खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। शुरू करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सदी बड़ी खबर से बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां बजट सत्र का आज 8वां दिन, तो वही थोड़ी ही देर में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। आपको बता दें कि जहां आज बजट सत्र का 8वां दिन है, तो आज भी होगी बजट पर चर्चा। कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो एक बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जो आज बजट सत्र का 8वां दिन है। सीधा लिए चलते हैं आपको विधानसभा, जहां विधानसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री राकेश दौलताबाद जी। 1533 आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। डिप्टी सीएम साहब, जैसे इस प्रश्न में जो डाटा तो आपने दे दिया, मेरा तो इसमें ये कहना है कि पिछले 10 साल के अंदर जो है लोगों ने अलग अलग एमएलए ने अलग अलग सरकारों से जैसे इसमें पूछा कि बीपीएल सर्वे कब होगा, हरियाणा में बीपीएल के कितने प्लॉट मिले हैं, और जैसे क्या शहरी क्षेत्र में बीपीएल प्लॉट मिलेंगे, हरियाणा में कितने बीपीएल परिवार हैं, हरियाणा में कितने बीपीएल जो है वो एससी ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे करके 10 साल के अंदर लोगों ने अलग अलग सरकारों ने जवाब भी दिए। मेरा मानना है कि जैसे पिछले 2 साल के अंदर आपने देखो, इसके अंदर 136 सिर्फ बीपीएल कार्ड बने हैं 2 साल में। इसका एक तो ये रहा कि भी कोरोना का टाइम था, दूसरा ये था कि जो प्रॉपर्टी आईडी थी उस पर भी टीम लगी हुई थी। लेकिन ये जो है स्पीड, अगर क्योंकि हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बीपीएल के कार्ड ना बनने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, तो एक तो इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। दूसरा ये कि जिन लोगों को बस पिछले 25-30 सालों के अंदर जो बीपीएल कार्ड दिए हैं, उन लोगों को भी एक बार हमारे को सर्वे करना चाहिए कि आज उनकी जो माली हालत है वो सरकार की नीतियों की वजह से और उसकी वजह से कितनी प्रोग्रेस हुई है उसमें। जैसे उनको अच्छे रोजगार मिले नहीं मिले, जैसे वो उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उनका, जैसे उनका जो न्यूट्रिशन है खाने में नहीं है, इस तरीके से जैसे उनकी शिक्षा के अंदर आधुनिक शिक्षा मिल पाई या नहीं मिल पाई, साइकिल से वो स्कूटर पे पहुंचे या स्कूटर से वो कार पे मिली नहीं, वो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास से वो मिडिल क्लास तक उसका स्टैंडर्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इस तरीके का जो सर्वे है वो करते रहे तो फिर ये लगेगा कि भाई हमने एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके बिल्कुल आखिरी जो लाइन में खड़ा आदमी है उसके लिए काम किया। तो एक ऐसे सर्वे कंटिन्यू अगर जो हम करें, ये एक है, और एक इसकी स्पीड बढ़ा के टाइमलाइन के साथ, ये 2 मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की तमाम विधानसभाओं में सबसे आबादी वाला है, और इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से माइग्रेट होकर अपनी लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिमांड जो है ये तो नेवर एंडिंग है, और किसी का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, किसी की आय क्या है, इसका प्रेडिक्शन डे टू डे करना अब पॉसिबल हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पहले जो बीपीएल की लिमिट थी उसको इंक्रीज कर पिछले वर्ष 1,80,000 करने का काम किया, और परिवार को राशन कार्ड के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र के साथ वेरिफिकेशन चल रही है, और जिस परिवार की आय 1,80 से नीचे होगी उसको इस सूची में आने वाले समय में हम ऐड करने का काम करेंगे, उसकी आर्थिक हालात देखते हुए, क्योंकि केंद्र एक लिमिट तक ही परमिट करती है टोटल जनसंख्या के कि कितने राशन कार्ड बीपीएल होने चाहिए, कितने राशन कार्ड ओपीएच होने चाहिए, कितने एएवाई होने चाहिए, और उन तमाम वैल्यूज को देखते हुए हमने पिछले वर्ष ये फैसला लिया कि परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन के बाद जो जो परिवार 1,80 से नीचे स्टैंड करता है, समय अनुसार उसकी आर्थिक हालात को मॉनिटर भी करते रहेंगे और उसको बीपीएल की सूची में हम ऐड भी करते रहेंगे। श्री बिशनलाल सैनी जी। धन्यवाद सर। 1760 सर, आंसर इज लेड ऑन द सर। जब प्रपोजल ही गुम हो गया फिर थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य की नॉलेज में एक डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये सदन में हर रोज खड़े होकर ये कहते हैं कि सड़कें नहीं बनी। माननीय सदस्य के 9 सड़कें आज के दिन हल्के में
कंस्ट्रक्शन में है और 25 सड़कें ऐसी है जिसका ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका। और माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि प्रपोजल गुम हो चुका। प्रपोजल गुम नहीं हुआ, अभी ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं है। हमने जरूर जिस सड़क की इनने बात करी उसका डीएलपी अभी दिसंबर 2021 के लगभग खत्म हुआ है और उसको अब इस वित्त वर्ष में, क्योंकि हमने 50% पैसा सड़कों का केवल मात्र उनकी रीस्ट्रेंथनिंग और रीकारपेटिंग के लिए रखा है। वी विल टेक दैट अप ऑल्सो। पर माननीय सदस्य हाउस में जरूर ये बताए कि उनके हल्के में जो प्रोग्रेस हो रही है उसको भी अप्रिशिएट करना सीखे। आप कह रहे प्रपोजल ही नहीं है, इसमें भी मेरे पास अभी दिखा सकता हूं, मैं उतार कर लिया इसका प्रपोजल सड़क का, यहाँ आया हुआ है। ये कैसे कह दिया भाई प्रपोजल ही नहीं आया? ये नहीं ना होना चाहिए, करवाओ या ना करवाओ मर्जी है। वैसे अगर कल रात को प्रपोजल बना के ले आए, नहीं तो सवाल को ऑफिशियल पहले लगाया है, ऑफिशियल प्रपोजल है क्या? तो उस पर जरूर हम विचार करेंगे। हाँ जी, चलिए आप दे दीजिए मंत्री जी को। श्री अमरजीत ढांडा जी नहीं आए। श्री रामकरण जी, श्री रामनिवास जी, श्री नैना सिंह चौटाला जी। 1839। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके कै भाग का उत्तर है? नहीं श्रीमान जी, कै भाग का उत्तर है। प्रश्न में वर्णित गांव में पर्याप्त जल पेयजल प्रदान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगी कि बारडे हल्के में कई गांव जो है, चाहे वो झोझुकला हो, चाहे कलाली, बलाली, जावा, बदवाना, चिड़िया, मकड़ानी, बहुत सारे गांव है, कम से कम 15, मंदोला, मंदोली, गसोला, यहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा भयंकर समस्या है। और गांव जो बारडा हल्का जो है वो बहुत रेतीला इलाका है और जो बोरवेल लगाए हुए हैं और जमीन में पानी की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कड़वा है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगी, मांग करना चाह रही हूँ कि आप हमें पीने का पानी दे दो। आजकल तो दुनिया पानी के लिए प्यार लगा रही है जगह जगह। और बदवाना जो माइनर है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बैठे हैं यहाँ, मैं आपसे कहूंगी कि जो बदवाना माइनर हमारी हर हफ्ते आती थी, आपने वो हफ्ते की बजाय 15 दिन और कर दी। तो पानी वैसे ही नहीं है स्पीकर सर, और पानी की कमी के होने के बाद में सारे तो जोड़ खाली पड़े हैं। बोरवेल जो है वो नहीं चल रही, मोटर्स जो है वो खराब है, पाइपलाइन खराब है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करूंगी कि आने वाली गर्मी से पहले ये बारडा विधानसभा का कल्याण कर दो और पीने का पानी हमें मुहैया करवा दो। अध्यक्ष महोदय, जो गांव इस प्रश्न में जो दिए हैं, झोझुकला, इसकी जो आबादी फिलहाल 10,518 है और ये फिलहाल 8 ट्यूबवेल से इसकी वाटर सप्लाई की जा रही है। ये बात ठीक है कि जो बारडा हल्के के जो गांव हैं इनका जो ट्यूबवेल्स का वाटर लेवल नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन और जो क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको नहरी स्कीम से जोड़ा जा रहा है और ये जो नहरी स्कीम के लिए जो जल घर बना था वो थोड़ा सा जीर्णोद्धार स्थिति में है, तो उसका रेनोवेशन किया जा रहा है और जब इसका रेनोवेशन हो जाएगा इसका 556.00 लाख का जो एस्टिमेट डिपार्टमेंट के पास है ये पास हो जाएगा और इसके बाद इसका जो पानी की जो समस्या नहरी जल से जुड़ जाने के बाद ठीक हो जाएगी। इसी तरह बदवाना की जो पॉपुलेशन है वो 2660 है और ये कनाल बेस से जुड़ा हुआ है और इसमें जो कनाल बेस से 1990 से चालू है और इस घर में जो जल घर की जो पानी की दिक्कत थी, अब वो सतनाली फीडर से गांव बदवाना के अंदर नहरी स्कीम्स के तहत पंपिंग से इसमें पानी डाला जा रहा है और अब ये पूरी तरह चालू है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मैराना, इसकी पॉपुलेशन भी 3,559 है और गांव मैराना में जल आपूर्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 2 गांव इसमें नामते पातवा से मेहराना की जो सामूहिक नहरी आधारित जल आपूर्ति योजना है 1978 में चालू थी। इसके अलावा पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मेहराना के अंदर एवं आसपास 4 ट्यूबवेल भी लगाए गए, किंतु इस क्षेत्र के अंदर जो रिचार्ज की जो है
स्थिति वो आसपास कोई है नहीं, पानी का जो नेचुरल सोर्स है वो नहीं है, तो इसकी जो लेवल है वो भी नीचे जा रहा है और जो इसकी गुणवत्ता वो भी कम हो रही है, तो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन जो अब रिपोर्ट आई है उसमें पोर्टेबल दिखाया गया है। इसी तरह मंडोला, इसमें 2011 की जनसंख्या 2718 है और इस टाइम 3316 है जनसंख्या। इसका भी जो है 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सप्लाई है और ये भी कनाल बेस्ड आधारित है। 2010 से चालू हुई थी, किंतु बोडरा माइनर का अंतिम छोर में जो पानी की जो गर्मी के टाइम में टेल के अंदर जो कमी हो जाती है पानी की, उसकी वजह से थोड़ी गर्मियों में दिक्कत आती है। इसलिए इनको भी गुणवत्ता के निरंतर कमी आने की वजह से इनको भी मापदंडों की सीमा, परंतु आने वाले समय में इसको सुधार किया जाएगा। इसी तरह सभी गांवों में सभी को 70 लीटर पर डे के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जा रही है और बारडोड़ा में 102 गांव हैं, जिनमें से फिलहाल 50 गांव में तो कनाल बेस है और 52 गांवों की स्कीम बनाई हुई है और वो 3 स्कीम है इसके अंदर। एक मैडा समूह है जिसमें 6 गांव हैं, जिसका 1772.35 लाख की जो राशि हो उसका काम चल रहा है, प्रगति पर है और 31/12/22 तक वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह सिरसली समूह है, उसके अंदर 12 गांव हैं, जिसके अंदर 3622.75 लाख की जो योजना है वो चल रही है और उसका भी 31/12/22 तक काम पूरा हो जाएगा। तीसरी स्कीम है निम्बर बडेसरा समूह, इसमें 34 गांव हैं, एक शहर है बारडा। इसकी भी 100 करोड़ की लागत से इसका काम अलॉट हो गया है, लेकिन लैंड का इश्यू है और फॉरेस्ट का इश्यू है। जब ये सेटल हो जाएगा तो इसका काम 1/7/2022 तक शुरू होने की संभावना है और 31/12/23 तक इसकी पूरी होने की संभावना है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी उसके बाद कोई समस्या है तो जल जीवन मिशन के तहत सारा पूरा काम करवाएंगे। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि निम्मड़ बडेसरा जो प्लांट लग रहा है बड़ा, उसके लिए मैं कहूंगी कि फॉरेस्ट की हमें क्लियरेंस मिल गई है, पेपर्स वर्क पूरे हो चुके, पर ये जो प्रोजेक्ट है स्पीकर सर, ये तो साल लग जाएगा बनने में, चाहे वो सिरसली का हो चाहे निम्मड़ बडेसरा का हो, तो 1 साल तक लोग कोई बिना पानी के थोड़ा ना रहेंगे। जितने आप मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जितना आपने पेपर में पढ़ के जो बताया है ना, ये सिर्फ पेपरों तक सीमित है। आप गांव में जाके देखो, किसी गांव में पानी की मोटर नहीं है, किसी गांव में पानी की पाइप नहीं है। अगर कहीं पाइप नहीं है तो मोटर है, मोटर है तो पाइप नहीं है। तो मेरा स्पीकर सर के माध्यम से आपसे आग्रह है, कमी होगी उसको सुधारें, तो आप पीने का पानी मुहैया करवा दो। धन्यवाद। श्री संजय सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका क्या बात का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। और उसमें तावड़ू में राजकीय महाविद्यालय है जिसमें 922 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 247 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आंख है नहीं स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो तावड़ू क्षेत्र के आसपास लगते हुए, तावड़ू में सर 84 गांव हैं और आसपास जो लगते हुए जो जिले की बाउंड्री कहीं भी जो गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जो ये 247 जो छात्राएं जो तावड़ू में है, जो ज्वाइंट कॉलेज है, वो तावड़ू शहर से करीब 3-3.5 किलोमीटर वहां बच्चियों को पैदल जाना पड़ता है। इसके बावजूद जो इस क्षेत्र की मैं समझता हूँ काफी बच्चियां, हमारा जो साथ लगता है वो जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में जो गर्ल्स कॉलेज है वहां जाती हैं या फिर किसी और अन्य जिलों में जाना पड़ता है। एक बार सर्वे अवश्य कराएं, क्योंकि बहुत सी बच्चियां यहाँ से सिर्फ गर्ल्स कॉलेज न होने की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है। और ये जो को एजुकेशन कॉलेज है सर, ये शहर से और कोई साधन नहीं है, सिर्फ बच्चों को पैदल जाना पड़ता है। तो मेरा आग्रह है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि भाई इस मांग को, क्षेत्र के हालात को देखते हुए कॉलेज बनवाना आवश्यक है। तावड़ू का क्षेत्र अति वैसे भी काफी पिछड़े इलाके में हम लोग आते हैं, मेवात जो जुनून जिला है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना कि बेटी पढ़ाओ बेटी
बचाओ इसमें भी बड़ा साक्षर सिद्ध होगा। संजय जी उनकी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कराओ ना कि कॉलेज वहां लेके आओ। 3 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज है। मेरा जवाब आपने दे दिया। 3 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज है। कह दिए तो इसके बारे में विचार कर लेंगे ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बारे में। लेकिन जहां दूसरा भी मारा है उसमें भी 561 बच्चे हैं। श्री ईश्वर सिंह जी। सर 1749। जी श्रीमान जी, नगर समिति सीवन की जो भूमि बस अड्डे के निर्माण के लिए सुझाई गई थी वह अतिक्रमण के कारण उपयुक्त नहीं पाई गई। नगर समिति सीवन से बस अड्डे के निर्माण के लिए अन्यत्र भूमि उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। स्पीकर सर, मेरे कैथल जो है ना हल्के का ही नहीं, कैथल जिले का सबसे बड़ा गांव है सीवन। और मंत्री महोदय ने कहा कि भाई म्यूनिसिपल कमेटी ने जो इनके पास रिपोर्ट भेजी है वो अतिक्रमण के कारण भूमि नहीं है, वहां भूमि तो है। और इनके पास रिपोर्ट आई है जो उसके अंदर एक दुकान है, वो भी अनऑथराइज के बजाय उसमें कोई उनका लाइसेंस या कुछ नहीं है। हमने उनसे बात करी थी कि भाई आप अपनी दुकान यहां से हटा दो। यदि दुकान हटा दी जाती है, जैसे आपने लिखा कि सीवन की म्यूनिसिपल कमेटी के अड्डे के निर्माण के लिए अन्यत्र भूमि उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया। आपने अनुरोध किया मंत्री महोदय, यदि अनुरोध आपका क्लियर हो जाए तो फिर कब तक बना दोगे? सीवन गांव के कैथल डिपो के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह कैथल शहर के लगभग 15 किलोमीटर और चीका से 21 किलोमीटर दूर कैथल चीका मार्ग पर स्थित है। कैथल में 12 वेज का, चीका में 3 वेज का बस अड्डा बना हुआ है। कैथल चीका पटियाला मार्ग चलने वाले बसें सीवन होकर गुजरती हैं। सीवन गांव की कुल जनसंख्या 25,000 है। खंड क्षत्रिय गांव में बस अड्डे के निर्माण के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। ईश्वर सिंह विधायक विधानसभा गोला चीका गांव सीवन नए बस अड्डे के निर्माण के लिए नगर समिति की जमीन का सुझाव दिया गया है। तहसीलदार सीवन की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि के लिए कुछ भाग पर निजी मालिकों ने नाजायज कब्जा करके 6 और 7 दुकान का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 दुकानों के मालिक द्वारा भूमि खाली करवाने के लिए कोर्ट में केस किया हुआ है, जिसकी आगामी 21/3/2022 लगी हुई है। इसके अतिरिक्त 3-4 अन्य दुकानों के नाजायज कब्जेदार के नगर समिति द्वारा खाली भूमि करवाने के नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा नगर समिति सीवन अन्यत्र भूमि के उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर नगर समिति द्वारा बताया गया है इस भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि बस अड्डे के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है। मेरा मंत्री जी आपके माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर जगह उपलब्ध करा दें तो कितनी देर में अड्डा बन जाएगा? ये जगह दिलवा दे, हम बना देंगे। बस सवाल तो इतना ही है। नहीं, दोबारा बताना जो है ना। उन्होंने कहा कि आप जगह दे दें, बस अड्डा बनवा देंगे। सर सॉरी मंत्री महोदय, कि जमीन हम यदि आपको उपलब्ध करा दें, बस इसी पॉइंट के ऊपर है, तो कब तक बना दोगे? क्योंकि इसकी जगह दिलवा रहे ना, हम काम चालू नहीं 3 ही दिन है इस तारीख में। एसडीएम की कोर्ट में केस है, वो हमने मना भी लिए, जो आदमी थे वो मना भी लिए। हम तो अपन जल्दी उन्होंने कह दिया कि आप जगह उपलब्ध कराओ। पेपर में जितना कार्रवाई चालू कर, जितना समय लगेगा वो लगेगा, जल्दी बना देंगे। श्री जगदीश नायर जी। मेरा सर 1702। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो निर्माण कार्य है हसनपुर में सिविल हॉस्पिटल का, उसका टेंडर फ्लोट हो चुका है और वो लगभग 3 महीने में शुरू होने की संभावना है। धन्यवाद मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इससे ही संबंधित एक और पूछना चाहता हूं कि होडल का जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसमें स्टाफ की कमी है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। जगदीश जी, इसके बारे में हसनपुर के बारे में कोई है तो बताइए। होटल वगैरह इसमें भी पूछा, हसनपुर में भी पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हसनपुर में क्या साथ डॉक्टरों के निवास और स्टाफ के निवास भी बनाए जा रहे हैं? ये इसमें
जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उसमें ये पूरे हॉस्पिटल की बात है, जिसमें स्टाफ के क्वार्टर्स और बाकी सब चीजें भी होती ही हैं, तो वो सब बनेगा। और इसका एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, 11,134 स्क्वायर मीटर है। और इसकी जो कंडेम भी ये डिक्लेयर कर दिया है, ये सारा काम। धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत 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 धर्मपाल गोंदर जी। आए नहीं। चलिए, श्री जगबीर सिंह मलिक जी। 765 डिटेल्ड रिप्लाई इज लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा चिंता का विषय है। विधानसभा में भी इस ढंग के जवाब आते हैं। एक मेरा इसी का बारे में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसमें तो ये विलेज शामिल ही नहीं थे। तो जवाब आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उसमें तो शामिल ही नहीं किए गए ये गांव। और अब इन गांव का जो जवाब आया है इतना एस्टोनिशिंग है। इन्होंने कहा 600 एकड़ फसल खराब होगी रतनगढ़ में। रतनगढ़ में खराब जब होगी जब एक बुआई ही नहीं हुई। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा हूँ, उस गांव में 1 एकड़ की बुआई नहीं हुई रतनगढ़ गांव में। और रोजाना ये नहीं है वो मेन रोड पर भी गांव है, वो एरिया मेन रोड पर लगता है, सबको पता। सोनीपत जाते हैं रतनगढ़ में 2 साल से कोई बुआई नहीं। और जो धान की फसल थी आज भी वो खड़ी है, जो कटाई नहीं हुई कई किलो में, उसकी कटाई नहीं है, उसकी आज भी खड़ी है वो फसल। उसके जाकर चेक कर सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया 160 एकड़ में वो नहीं। या तो नीचे कंट्रोल नहीं, या सीरियस नहीं है, मतलब या तो इस टाइप के जब कई सवाल के जवाब आए ये नहीं वो भी है, कोई नीचे कोई सीरियस नहीं जवाब ही नहीं दे रहा। या तो इसकी कमेटी बना के आप अपने ऑफिसर्स को भेज दो। आज रतनगढ़ में कोई एकड़ बुआई हुई हो रतनगढ़ गांव की, तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो आप सजा दोगे वो लेके नहीं तैयार। इन्हें कह दिया आपने सिर्फ 160 एकड़ की। तो इस टाइप की अच्छा बागडू गांव में 6000 की रकबा है, 6000 में से 5,500 डैमेज है, करोड़ 5,500। आप जाके तसल्ली कर लो। और इसमें दे दिया सिर्फ 400 एकड़ डैमेज है, 400 एकड़ डैमेज है। तो आप ये जवाब कहाँ से तैयार करवाते हो? कौन तैयार करता है? कहाँ से फीडबैक देते हो? आप इस महकमे ने आप इसने संभालो, नीचे क्या कर रहे हैं। आपने मेरा रजिस्ट्री में भी यही काम है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। रजिस्ट्री वाला काम इसमें भी हो गया रिपोर्ट में। और ये जाट माजरे में वो रोड है, मैं रोजाना गुजरना सुखाना से सोनीपत रोड के बीच में ऊपर है, तो खाली पड़ा, उसे बुआई नहीं हुई। और ये कहते डैमेज होगी, करो डैमेज तो तब हो ना जब बुआई हो। ऐसी हालात मैं नहीं समझता कि आप इसको सीरियसली ले रहे इस मामले को। आज किसान की जो दोनों फसल नहीं बुआई हुई वो क्या खाएगा? रिपोर्ट देते हो डैमेज इतनी है। तो ये जवाब जो है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? आप रिपोर्ट मंगाओगे नहीं मंगाओगे ये बताएं। एक्चुअल रिपोर्ट वहां मंगाओ, यहाँ से भेजो, या सदन की कमेटी बना दो 2 MLA की, जाके चेक कराओ, पता लग जाएगा आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गढ़ी हकीकत और रतनगढ़ एक ही रेवेन्यू स्टेट है। और उसके अंदर जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर लगभग 600 एकड़ ऐसी धरती है जिसके अंदर क्रॉप डैमेज हुई। और उसके अंदर से 160 एकड़, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिपोर्ट आई है कि नॉन कल्टीवेबल है। अगर कोई भी ऐसा रेवेन्यू एरिया है जिसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं पुट इन करी, तो आज ही आपके SDM और उनके साथ 2 अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाकर चारों गांव का विजिट करवाकर 7 दिन में वो हमें डिटेल्ड रिपोर्ट दे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले मंगलवार तक एक अपडेटेड रिपोर्ट सदन के पटल पर रखूं, क्योंकि हमारी सरकार का ये प्रयास है कि किसी का एक भी दाना खराब होता है तो उसको मुआवजा दिया जाए। और कहीं अगर कल्टीवेशन ही नहीं हो पाती तो पहले 3500 रुपये दिया जाता था, अब 7,000 रुपये मुआवजा दिया है। अगर ऐसा कोई भी सबमर्ज्ड एरिया है, 1 इंच भी है, पिछले दिनों मैं हिसार गया था, जब वहां भी मेरे पास नारनौंद के कई फार्मर्स आए जिनने कहा कि हमारा सबमर्ज्ड एरिया है, और हमने उसकी रिपोर्ट अपडेटेड मंगाई, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी लिमिटेशन है, कमी है। 2 साल से नई भर्ती प्रॉपरली नहीं हो पाई कोविड के कारण।
तो मैं जरूर 3 सदस्य कमेटी आज ही नियुक्त करके एक रिपोर्ट नेक्स्ट ट्यूसडे तक सदन में रखूंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है जी, मुख्यमंत्री मेरा निवेदन है कि जो कमेटी जाए ना जब इनको साथ ले ले। हाँ विजिट करे तो मुझे नोटिस दे। अगर मलिक मुझे नोटिस दे दे, मैं कोई आदमी हूँ। अगर मलिक साहब आज वापिस गोहाना जा रहे हैं, नहीं कोई नोटिस दे दे मुझे, बस इतना ही है। कब आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप गोहाना जा रहे हैं तो मोहनलाल बडोली जी होंगे। कल चला जाऊंगा। कल आपके पड़ोस के विधायक है या निर्मल जी है? हाँ निर्मल जी और आप दोनों कल कमेटी के साथ वीकेंड पे विजिट कल की डेट रिपोर्ट बना सकते। कल की डेट दे दे, कोई टाइम दे दे। कल का कल आप 11 बजे आपके पास एसडीएम और 2 सदस्य आ जाएंगे, आप विजिट कल का श्री प्रमोद मिश्र जी 1773। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल विधायक को बताना चाहता हूं कि जो पानीपत की म्यूनिसिपल लिमिट है उसमें 381 डायरीज हैं, और एक जो गांव है बिंझोल, वहां पर जो फॉर्म है उसमें 147 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से 147 में से 128 को अलॉट कर दिए गए हैं, और उस 128 में से 64 जो हैं वो शिफ्ट कर भी चुके हैं। जो बाकी 64 हैं उनको नोटिस दे दिया गया है और वो जल्द ही शिफ्ट करने की उनकी संभावना है। और जो बाकी 147 में से 128 निकले तो 19 जो रहे उनकी प्रोसेस जारी है और वो सितंबर 22 तक पूरा करने की संभावना है। और जो 381 में से अगर 147 को घटा दिया जाए तो जो 234 हैं उनके लिए मैं आदरणीय विधायक से भी प्रार्थना करूंगा कि जगह बताने का कष्ट करें, अगर कोई खाली है तो उसके हिसाब से उनका भी बंदोबस्त करने का काम सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये सूचना बिल्कुल गलत है। 381 डायरी का सर्वे जो है शायद ये 2002 का है और हम 2022 में खड़े हैं। ये 2002 पे भी काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने 147 खंड दे दिए पहले और 19 खंड बच गए हैं, जो 128 भूमि अलॉट की गई उनमें भी या तो मकान बन चुके हैं, किसी ने 1-2 भैंस रखी हो, नहीं तो वहां भी घर बन गए। और 19 की ऑक्शन को तो हमें 3 साल हो गए निगम को कहते हुए ऑक्शन करने के लिए। मालूम नहीं वो समय सीमा उनकी क्या है कि कब वो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप पानीपत में कर रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत सब कॉलोनियों में इस टाइम हमारे सीवर सिस्टम बन रहे हैं, पानी की सप्लाई बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी पानीपत नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी ये डायरीज हैं, इन लोगों ने अपने घर के अंदर सीवेज वो डाल रखा है सबमर्सिबल, और जैसे ही गोबर या मूत्र निकलता है तो वो इसको गली में बाहर बहा देते हैं या सीवर में डाल देते हैं। टोटली चौक है। आप इसका सर्वे करवा सकते हैं। ये सूचना भी गलत है। पानीपत में कम से कम इस टाइम 700-800 डायरी है और ये सब सिस्टम को, सीवर सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक तो 19 खंड को जल्दी बेचा जाए, ऑक्शन किया जाए इसका, जो भी इसको ले, और बाकी जो 500-600 डायरी वाले हैं इनके लिए ये बिंजोल में एरिया डेवलप किया गया था, उसमें एडिशनल लैंड मिलने को लोग तैयार है, पंचायत देने को तैयार है। इसके लिए पार्षद हमारे वहां उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने श्योर किया था, महिपाल जी इस बात को जानते हैं कि वहां एडिशनल लैंड हमें मिल सकती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि निगम क्षेत्र बहुत बढ़ चुका, लगातार विधानसभा की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधा लिए चलते आपको विधानसभा जो आज 8वें दिन की कार्रवाई जारी है। इस ट्रॉमा सेंटर्स हैं तो मैं समझता हूं कि जो आपकी चिंता है वो इनसे पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपका यदि आग्रह है तो उसके बारे में पुनर्विचार कर लिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री दुड़ाराम जी 1688 जी। नहीं श्रीमान जी, वर्तमान में फतेहाबाद नहर आधारित पानी के लिए नए जल घर का निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। नहर आधारित पानी के लिए जल घर निर्माण हेतु 24.16 एकड़ भूमि सेक्टर 5 फतेहाबाद में निर्धारित की गई है। वर्तमान में पानी की आपूर्ति 3 नलकूपों के माध्यम से की जा रही है और जब एचएसपी सेक्टरों में लगभग 40-50% तक रिहाइश आ जाएगी तब जल घर का निर्माण शुरू किया जा सकता है।
मैंने कल भी बजट में मुझे बोलने का मौका मिला, जब भी मैंने चर्चा की, पीछे भी मैंने ये बात रखी। इस इलाके में सेक्टर हुडा सेक्टर है, सोमा सिटी है, अल्फा सिटी है, लगभग वहां रियास हो चुकी है और वहां नहर का पानी न होने से बाहर से पानी लाया जाता है। और ये दूसरी जी भी आप हुडा सेक्टर में 2-3 बार जाने का आपको मौका मिला, लगभग पूरा बना हुआ है। तो वहां इन्होंने लिखा है कि 40-50%, ये गलत रिपोर्ट है अध्यक्ष जी। लगभग सारा हुडा सेक्टर बन गया। पानी, नहरी पानी के लिए कैंटर से बाहर से पानी लाना पड़ता है उस इलाके को। तो मेरी और जगह है, हमारे पास जगह छोड़ रखी है, आप खुद मानिए कि 24 एकड़ जमीन पड़ी है, सिर्फ वहां वाटर वर्क्स बनाना है सरकार को, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना, दोबारा सर्वे करवा के वहां सारे मकान, लगभग 70-80% मकान बने हुए हैं, और दोबारा सर्वे करवा के वहां वाटर वर्क्स बना के नहरी पानी देने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हुडा के 1542 प्लाट हैं, जिनमें से 560 पे भी निर्माण हुआ है। और ये जो मांग की है सोमा सिटी, इसमें 20% घर बने हैं, अल्फा सिटी 20% घर बने हैं, बिल्ड मार्ट में 3 से 5% घर बने हैं, और इनमें अभी ट्यूबवेल का पानी उपलब्ध है, पीने लायक है वो पानी। और जो घर बनेंगे तो हमने जमीन इरमार्क कर रखी है, यहाँ वाटर वर्क्स बना देंगे। अध्यक्ष जी, आप मौका देखिए, आप वो पानी पी के देखिए, वो बिल्कुल पीने का लायक पानी नहीं है। टैंकर से पानी ला रहे हैं उस इलाके के, सेक्टर के, ठीक पानी, नीचे का पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है, ये बात सही है, लेकिन नहरी पानी टैंकर से लेके बाहर से लेके आ रहे हैं। आप खुद आप जाके मौका देखिए। दुष्यंत जी वहां 2-3 बार हुडा सेक्टर में गए, दुष्यंत जी आप भी गए हुए हैं। ट्यूबवेल का पानी के मेरे पास रिपोर्ट तो है कि वो पोर्टेबल है, दोबारा जांच करा लेते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो जल्दी प्रोजेक्ट को। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स जी, कुलदीप वत्स जी नहीं है। श्री घनश्याम सराफ जी। 16-28। अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका उत्तर है हाँ श्रीमान जी। पेयजल आपूर्ति के लिए धानी जांगा के एक बूस्टिंग स्टेशन निर्माणाधीन है और 31/3/2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके लिए धन्यवाद मंत्री जी। एक बूस्टिंग स्टेशन दुष्यंत जी चौटाला वहां गए, हमारे क्षेत्र में देवनगर के लिए जगह आवंटित करवा दी। एक राजीव कॉलोनी की और समस्या है, वो बूस्टिंग बन जाए तो सबको पीने का पानी उपलब्ध हो जाए। उसमें अगर होगा तो उसको करवा दें। धन्यवाद। श्री नरेंद्र गुप्ता जी। 1825। सर, आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। ये मैं मुख्यमंत्री से, इसमें मेरा क्वेश्चन जो क्या था उसमें था, जहाँ फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में उन स्थानों के क्षेत्रवार विवरण और नाम जहाँ शराब विक्रेता व आहतों के लिए स्थल आवंटित किए गए हैं, पर उत्तर मुझे 2 का मिला है। क्या एक विधानसभा क्षेत्र में 2 ही शराब के जो ठेके और आते हैं? क्या विधानसभा क्षेत्र में 2 तो नहीं होते? मेरी जानकारी में तो लाइन लग के हैं वहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो क्वेरी करी थी वो थी कि अनुमत कक्ष उनकी विधानसभा क्षेत्र में कितने हैं। जो हमारा जोन प्लानिंग होती है वो विधानसभा क्षेत्र वाइज नहीं होती, वो पुलिस स्टेशन की पेरिफेरी को देखते हुए प्लान करी जाती है। जहां तक टोटल की बात है, मैं एक सेपरेट लिस्ट के अंदर उनको दे सकता हूं, क्योंकि विधानसभा की बाउंड्रीज जो है वो कहाँ खत्म होगी, कहाँ शुरू होगी, और जोन की जो पेरिफेरी है वो कहाँ से कहाँ तक कवर करेगी, हमें उसको देखना पड़ता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फरीदाबाद जिले में कितने अनुमत कक्ष हैं उनकी पूरी सूची आपको अलग से देने का काम करूं। धन्यवाद जी। श्री शमशेर सिंह गोगी जी। सर 1494। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मेंबर को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने का भरसक प्रयास किया है। उसमें जो पहले नियम थे उसमें एक नियम ये भी था कि 50% कंस्ट्रक्शन जरूर होनी चाहिए। जो 2022 का नियम है उसमें हमने उसको भी हटा दिया है और बार बार एक साल का जो एक्सटेंशन मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया है। तो हमारी
पूरे प्रदेश में 1300 निवेदन आए थे और उसमें से 845 जो हैं वो म्यूनिसिपल लिमिट में थे। तो जो भी आप, और उनमें बड़ा नियम जो है वो 50% वाला हटाकर उसमें थोड़ी भी अगर कॉलोनीज हैं तो भी हम उनको अप्रूव करने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय विधायक जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर अनऑथोराइज्ड कॉलोनी आपके पास है उसका आवेदन करिए। वहां की जो पंचायत है या पालिका है उससे आप अप्रूव करवा कर भेजिए, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। स्पीकर साहब, कल भी मैंने कहा था, ये वैसे कल वाले सवाल का पता नहीं 2 हिस्से बढ़ गए, एक ही सवाल में दोनों थे। ये मैंने ये कहा था, एक म्यूनिसिपल लिमिट के जो अंदर एरिया है अगर उसको डेवलप होने दिया जा रहा है, वहां मकान बन रहे हैं, तो वो अनऑथराइज होना ही नहीं चाहिए, वो तो रहना ही ऑथराइज चाहिए। और अनऑथराइज कह के ना वहां पानी की सुविधा मिलती है, ना सड़कों की सुविधा मिलती है, और वहां लोग परेशान होते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस अनऑथराइज लफ्ज की वजह से हो रहा है। और करनाल तो इसका सेंटर बना हुआ, अभी आपने देखा हुआ डीटीपी पकड़ा गया, डीसी का नाम आ रहा है, तहसीलदार भी अंदर है, एससी भी अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मंत्री जी इन कॉलोनियों को अगर अथराइज कर दे, जो कमेटी के अंदर है, कोई बाहर से नहीं, थोड़ी बाहर तो बनने लग रही है और उनको तो सरकार प्रमोट कर रही है, अभी बढ़वा रही है, उसी में डीटीपी को पैसे मिलते हैं। तो ये जितना भी मामला है इसको आप एक तरफ से अथराइज कर दो, सरकार को फायदा होगा, म्यूनिसिपल कमेटी को पैसे मिलेंगे और डेवलपमेंट का काम भी होगा। और अगर आपने वैसे ही नीचे को अंडर हैंड ठगी का ही काम चला के रखना है तो आपकी मर्जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को बिना सैर फिर के बोलने की भी आदत होती है। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है आदरणीय मेंबर से, एक मिनट बात सुनिए मेरी, सुनिए बात सुनिए। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप बैठिए, आप एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट, मैं दूंगा जवाब, बैठिए। मैं आपके माध्यम से फ्लोर पे मैं दूंगा, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी, अरे मैं जवाब दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो? बैठिए, बैठ जाइए। आपके माध्यम से फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहा हूं, जो बात इन्होंने कही है। एक मिनट मंत्री जी, जब अपनी तरफ से वो कुछ बोलते हैं तब आप नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि अंडर हैंड वो चल रहा है, कोई प्रूफ हो तो दीजिए, कोई बात है। रोज अखबारों में छप रहा है, अखबारों में तो सारे प्रूफ है, डीटीपी अंदर है, तहसीलदार अंदर है, एससी अंदर है। मेरी बात क्या प्रूफ चाहिए? डीसी रह गया, गुड़गांव लगा रखा, वो भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। और ये सरकार पकड़ रही है ना, पकड़े, मेरा अपमान नहीं कर रही है, सरकार पकड़ रही है। हमने पकड़े, आपने तो कभी पकड़े भी नहीं। मंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए कि मैं भी विधायक हूं, मैं सरकार कोई ज्यादा नहीं है ये। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहा हूं कि मेंबर आप बात तो मेरी सुन लीजिए। आप बात मनीष साहब, शर्म करो। अरे फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी मेंबर के पास कोई रिटर्न में हमें शिकायत दे, उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। और हमने 1300 कॉलोनियों को ऑथोराइज करने का प्लान बनाया है। तो जो आपके पास है, आप इतनी दफा यहां कह रहे हैं, आप लिखकर एक कागज दे दो ना। हमने सभी नियमों को खत्म कर दिया है। आप अब बैठ जाओ। नहीं, आप कौन होते हो बताने वाले? आप पूछने वाले? आपकी कोई सप्लीमेंट्री है क्या? जनाब मैं ही बोल रहा हूं अभी। आप बैठ जाओ भाई। अब कोई साहब मैं बोलता हूं, मंत्री एक मिनट, मलिक साहब सबूत नहीं होते हैं भाई, अखबार सबूत नहीं होते हैं। मंत्री जी आप एक मिनट मलिक साहब, आप अपने हाथ से अपने साइन करके जो भी आरोप है उनको लिख करके दे दो। नहीं, आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी कंप्लेंट है
आप अपने हस्ताक्षरित लिख करके अपने साइन करके मंत्री जी को दे दें। मंत्री जी ने कहा है कि उसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा। ऐसे कहना जनाब ये अध्यक्ष महोदय, मैंने उन कागजों उन पर लिख के दे दिया, आई वांट विजिलेंस इंक्वायरी दस्तखत करके दे दिए, और वो इसमें कभी तो कौन सी होगी ये हम तय करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। मैंने तो कभी करवाओ विजिलेंस इंक्वायरी, कैसे करवाएंगे हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ईमानदार है तो इंक्वायरी कराए। आप ईमानदारी का सब इंक्वायरी कराए। मैंने बारियां बज रही है। जनाब स्पीकर साहब, अगर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाए। अरे शांति तो आप ही कर रहे, ये तो शांति तो आप कर रहे। अरे आपके पक्ष में ताड़ियां बजा रहे हो। योगी जी बोलिए जनाब, बोलिए जनाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अभी नए नए मंत्री बने, मंत्री जी ने शायद अपना रिकॉर्ड नहीं देखा। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिख के दे रखा है, विज साहब को भी लिख के दे रखा है। मंत्री जी को अगर रिकॉर्ड इसके अफसरों ने नहीं दिया तो जांच कर ले। दूसरी बात यह है कि ये पिछली बार भी ये सवाल लगा था, तब भी मैंने ऑन द फ्लोर कहा था कि आप इस अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज कर दो। ये कहते हैं कि रिटर्न में मैं दूं या कमेटी इसमें लिख के दिया है, कमेटी वाले प्रपोजल भेजेंगे। क्या मेरे कहने से फोन नहीं उठाते कमेटी वाले? तो मतलब इनके मेरे कहने से वो प्रपोजल भेजेंगे आदरणीय जनाब। और जो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने फोन ना उठाने वाली बात की है, ये भी लिख कर दे। मैं ये कहता हूं आप ये लिख कर दो कि किस अफसर ने आपका फोन नहीं उठाया। आप उसका जो प्रूफ है वो स्क्रीनशॉट करके भेजो मेरे को। आप भेजिए हो। बैठ जाइए। एक मिनट मंत्री जी, गोगी जी, आप अपने प्रश्न के ऊपर रहिए। इससे मैं प्रश्न पे ही तो कह रहा हूं। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मलिक साहब, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। मलिक जी प्लीज बैठ जाइए। हाँ, उसको नियमानुसार जो है डील किया गया है। जो बात जनाब ये देख भाई क्या करेगा बुढ़े का, क्या करो नहीं, चलिए, ये प्रिविलेज कमेटी का मामला, बाद में आप इनसे देख सकते हैं इसको। जनाब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पे सदन में झूठ बोलना ही सब कुछ है, फिर तो मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। वैसे मैंने ऑन द फ्लोर भी ये 2 बार पहले बात हो रही, आपको भी याद होगा, सभी सदस्यों को भी याद होगा, और रिटर्न में भी गया हुआ है, ईमेल से विज साहब को गया हुआ है, और बाई हैंड मैं खुद सीएम के घर जाके ये लेटर दे के आया हूं, उसमें भी ये डिमांड है। और दूसरी बात, मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रूफ हो तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। प्रूफ की तो जरूरत ही नहीं जनाब, 2 अफसर अंदर पड़े जेल में। नहीं तो जो करेगा तो मरेगा, जो आप लिख करके दोगे वो भी अंदर जाएगा। वो मैंने बयान भी दिया है, डीसी भी अभी अंदर आएगा। जो भी बोल रहा है ऐसे गलत रहो। मंत्री जी बड़ी आदमी है, श्रीमती गीता बुक्कुल जी। 1572 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, क्या महोदय राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय राज्य के अन्य मौजूदा सरकारी विद्यालयों से निम्न अनुसार भिन्न है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई से संबंध है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण पद नॉन कोर श्रेणी के अंतर्गत है। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग अंग्रेजी माध्यम अनुभाग के साथ शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। खैर, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4000 प्ले स्कूल की पहचान का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा एससीईआरटी व डाइट के माध्यम से मास्टर
प्रशिक्षुओं और आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मॉडल संस्कृति स्कूल जो हरियाणा में इस समय खोले जा रहे हैं वो किस प्रकार से दूसरे स्कूलों से भिन्न है, मेरा ये प्रश्न है। हमारे यहाँ पर इस समय जो है करीबन सरकारी कुल मिला के जो स्कूल हैं 14,491 के करीब हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल 138 खोले गए हैं, बजट में लिखा गया है कि उसको 500 कर दिया जाएगा। मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल भी 1420 आप खोलने जा रहे हैं। एक तो मेरा प्रश्न ये है कि इसमें आपने कहा कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड रहेंगे, आप इनको भिवानी बोर्ड के दायरे से निकालने का काम करेंगे। एक तो क्या आपको भिवानी बोर्ड जो हमारा हरियाणा का बोर्ड है, क्या उस पे एक तो विश्वास नहीं है? क्या कारण है कि आप उसको सीबीएसई से एफिलिएट कर रहे हैं? सबसे पहली मेरी सप्लीमेंट्री ये है कि 138 मॉडल संस्कृति स्कूल जो खोले जा चुके हैं, इसमें आपने जैसे कि कल अपनी वैकेंसीज बताई, एक सिंगल टीचर भी नया पोस्ट सैंक्शन करके भर्ती नहीं हुआ। जो हमारे एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स या जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे, उनमें से आपने स्कूल के टीचर्स को वहां पर ले लिया है। दूसरा, आपने कहा ये सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे और ये इंग्लिश मीडियम होंगे। जब हमने नई भर्ती कोई इंग्लिश मीडियम टीचर्स की नहीं की, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारा, जिनको आप हमारे जो दूसरे स्कूलों से वहां पर लेकर गए हैं, तो ये जो हिंदी में जिन लोगों ने आज तक पढ़ाया है वो किस प्रकार से मॉडल, क्या हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम जो है जिन्होंने आज तक हिंदी में पढ़ाया है, क्या वो टीचर्स वही के वही जाकर वहां पर पढ़ाएंगे? और अगर आप मान लीजिए आपने 10,000 टीचर्स को आप एग्जिस्टिंग स्टाफ में से लेकर मॉडल संस्कृति में ले गए, तो जो हमारे मौजूदा सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, जिसमें एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबल, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका स्टाफ आप मॉडल संस्कृति में ले जाएंगे, तो उन स्कूलों का क्या भविष्य होगा? हम उनकी वैकेंसीज कैसे पूरी करेंगे? आज के समय में कुल मिलाकर हमारे पास स्टेट में जो वैकेंसीज हैं 49,497 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारी नॉन टीचिंग भी इंक्लूड करते हैं। जब हमारे पास वैकेंसीज समझ लीजिए 50,000 के करीब वैकेंसीज हैं, हम उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई है हम उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एस्टेट युवा पास हमारा घूम रहा है, हम उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मेरा यह प्रश्न कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में आप कर रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे? और जो वैकेंसीज हो जाएंगी यहाँ पर, उनको आप कैसे फिलअप करेंगे? और दूसरा, मैं ये बजटरी प्रोविजन देख रही थी, बजटरी प्रोविजन के तहत कोई स्पेशल 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए कोई भी अलग से बजटरी एलोकेशन नहीं किया गया है, केवल और केवल ये नामकरण किया गया है। और एक और फिर उसके बाद मेरा ये है प्रश्न, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट के तहत अध्यक्ष जी, आप सरकारी स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ले सकते हैं। ये एक्ट में ही लिखा है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे को आपको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी। आपने जो मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं, इसमें हमारा गरीब का बच्चा पढ़ता है और आपने उसमें फीस लगाने का काम किया, जो कि आरटीई एक्ट के खिलाफ बिल्कुल है। तो एक तो पहला प्रश्न का तो मेरा ये है। दूसरा, या तो आप इसका जवाब दे दें, मैं बी पार्ट का बाद में पूछ लूंगी जी। देखिए, आपने पहले तो कहा कि फीस नहीं ले सकते। इसमें भी जो फीस की व्यवस्था की वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है। जिसकी 1,80,000 से कम है उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपने कहा बजट का कोई प्रावधान नहीं किया, शिक्षा विभाग के लिए बजट का प्रावधान किया, ये भी शिक्षा विभाग के अंडर ही है, उसमें इस बार काम किया जाएगा। आपने कहा कि वैकेंसी काफी खाली है, उसका हमने पहले जवाब दे दिया कि वैकेंसी की भर्ती के लिए हम काम कर रहे हैं। और उधर से जो है सारा का सारा जो आपने कहा कि आप कैसे उसकी करेंगे, तो इसमें हमने जो हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन हेतु फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमने केस भेज दिया। दूसरा है, इन स्कूल में टीचिंग पद सेंटा के माध्यम से भरे जा रहे हैं। ये एजेंसी टीचर का टेस्ट लेकर उनका सिलेक्शन करती है। ये प्रक्रिया, मतलब जो आपने दूसरी बात ये कि इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे, वो भी सारा इसी में है। और टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन के लिए डीपीसी मीटिंग हो चुकी है।
जल्द ही प्रमोशन के बाद इनको मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलॉट किए जाएंगे। इन स्कूलों में नॉन टीचिंग पद सीधी भर्ती, ट्रांसफर, डेपुटेशन आदि के माध्यम से भरे जाएंगे। दूसरा कोई आपका था, आपने कहा नई भर्ती नहीं की, वो मैंने बताई दी आगे, नई भर्ती हम करेंगे जल्दी। जो सरकारी स्कूल, आपने कहा जो सरकारी स्कूल है उनका क्या होगा, जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, आप क्या करोगे कि सरकारी स्कूल के टीचर आप संस्कृति मॉडल में भेज दोगे, आप गरीबों के साथ अन्याय करोगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें तो पहले ही है, गरीबी बच्चों के लिए तो खोल रहे हैं हम। हर मतलब जब हम 500 खोल देंगे तो हर 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को एक अच्छा स्कूल ऐसा मिल जाएगा जहां सब कुछ चीजें वहां होंगी, हर तरीके की पढ़ाई वहां होगी, तो वो सारा कुछ होगा, तो उसमें सबको है। ऐसा नहीं है, गरीब के लिए तो प्राथमिकता ये है कि 1,80,000 से आमदनी जिसकी कम है उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल उससे फीस ली जाएगी मामूली सी जो 1,80,000 से 1.80 से ऊपर है, 1,80,000 से आमदनी जिसकी ऊपर है उससे केवल फीस ली जाएगी। मंत्री जी आप ये बताएंगे, मैं मंत्री जी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल आपने, मंत्री जी जो मॉडल संस्कृति स्कूल आप बना रहे हैं, एक मेरा सप्लीमेंट्री ये भी है, उसमें से कितने स्कूल हैं जिनकी आप न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स का बजट मात्र 20 करोड़ दिया गया है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स ही केवल और केवल इसका नाम बदला जा रहा है। तो ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही उन्होंने संस्कृति स्कूल का दर्जा केवल, अध्यक्ष जी जो नॉमेनक्लेचर चेंज किया जा रहा है उसमें आप नाम बदल रहे हैं, फीस लगा रहे हैं सीबीएसई से, आप भिवानी बोर्ड को क्या खत्म करने का हमारा प्रयास है। आज तक भी जो हमारी वैकेंसीज है 50,000 के करीब लगातार लटकी जा रही है। आप बताएं कब आप उसमें एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं? वो तो बता दिया उन्होंने, गीता जी मेरा दूसरा प्रश्न है, 4,000 जो प्लेवे स्कूल्स की घोषणा की गई है, आप उसमें जो प्लेवे स्कूल है क्या एक भी सिंगल नया प्लेवे स्कूल हमने बनाया है? और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बैठी हैं और आप शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, इसका आप स्पष्टीकरण इस बात का करें कि 0 से 6 साल तक का बच्चा जो हमारा पहले महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत होता था और हम पहली से एडमिशन देते थे, अब आप दे रहे हैं 3 से 6 को प्लेवे में, तो वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा क्या, वो महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंडर रहेगा क्या, इनको आंगनवाड़ी टीचर्स पढ़ाएंगी तो वो स्कूल के खिलाफ कैसे रहेगा? अगर आप पढ़ाएंगे तो, क्योंकि जेबीटी टीचर आज धरने में दे रहे हैं कि हम अपने जो हमारे बच्चे हैं हम उनको डब्ल्यूसीडी में नहीं जाने देंगे, यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना कर रहे हैं कि हम, क्योंकि वो 10वीं 12वीं है, 10वीं 12वीं है, आप इसमें क्लियर करें। एक भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं डिस्कस हो गई क्वेश्चन के ऊपर, आप सारी तो आप पूरे स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी, आप 4,000 प्लेवे स्कूल पे, मेरा सिर्फ आपने जो आप बता दें 4,000 प्लेवे स्कूल पे आप कितने स्कूल आपने खोले हैं, कौन पढ़ाएगा? एक मिनट बोल जाए वैसे इनको थोड़ा, हाँ नहीं ठीक है, मैं भी आपसे सहमत हूँ बहन जी, मान लूंगा। देखिए अभी जैसा बहन जी ने प्रश्न किया कि क्या आपने नई बिल्डिंग बनाया कि स्कूल खोले, नहीं, जो पहले स्कूल थे, स्कूल चल रहे थे जिस बिल्डिंग में, हमने उन्हीं को मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया, लेकिन जो जरूरतें थी उनकी, बिल्डिंग की जो भी जरूरत थी, लाइब्रेरी की जो भी जरूरत थी, या साइंस रूम की जो जरूरत थी, किसी प्रकार की लैब की जो भी जरूरत थी, वो सारी की सारी हम पूरी करने लग रहे। अभी आप देख लो, अभी भी हमने उस जगह पे सारे में 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक भी अलाट उनको कर दिया। और दूसरा आपने जो प्ले स्कूल के बारे में कहा, ये प्री स्कूल एजुकेशन है, स्कूल बाद में होगा, प्री स्कूल एजुकेशन चाहिए, तो उसकी व्यवस्था। और ये भी जो टीचर हमने रखे, जो ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, ये भी काफी पढ़ी लिखी बच्चे, ये मोहम्मद इलियास जी, मोहम्मद इलियास सर 1638 नहीं हो गया आपका, और 1638 मैंने पढ़ दिया। इसमें मंत्री जी का जवाब यह आया है, डिप्टी वजीर आला का, कि जो हमेशा हमारे मेवात के प्रति जो प्रैक्टिस रही है ना, इसमें भी इसी प्रैक्टिस को दोहराया गया है। जब भी हमने आफ्ताब जी ने, आदरणीय आफ्ताब जी ने, मोहम्मद जी ने कोई भी सवाल हमने हाउस में रखा है, हमेशा उनका जवाब आया नो। तो भाई
क्या अध्यक्ष महोदय हमारा मेवात हरियाणा के मानचित्र पे नहीं है? इसमें भी नो आया, जबकि अच्छा इससे पहले मैं आधे मिनट और जाना चाहता हूँ। मंत्री जी आपने कल मुझे जो पूछिया था, मैंने आपका आभार भी प्रकट किया था, आज भी कर रहा हूँ। वो मैंने पिनंगुआ मांगा था, आप पढ़ के आए करो, आपने पुराने के लिए दिए, पुराने के लिए वो पिनंगुआ मांगा था, हमारे पिनंगुआ मांगा था आपसे, तो कृपा करके तैयारी करके आया करो। हाँ जी मंत्री जी, मैं डिप्टी वजीर आला से ये पूछना चाहता हूँ आपके जरिए से, पिनंगुआ के अंदर रेस्ट हाउस की पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी जगह है, फिर नौसर का क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि मेवात की कोई डिमांड आप देना नहीं चाहते मेवात को, तो मेहरबानी करके कल भी मेरे रोपीट के लिए लियो, और आप भी आपको तो भैया रेस्ट हाउस दे दे भाई मुख्यमंत्री जी, कृपा करके। मान्य सदस्य और कभी तो ये झाड़ी के बियर खाए हमने, आपने अभी द्वारा हुए हैं तो कुछ। मान्य सदस्य ने सवाल पढ़ के आधी बात, इनका सवाल था कि क्या नया रेस्ट हाउस बनाने का प्रपोजल है। आज आप बोले, मैंने नहीं टोका आपको, आज कोई प्रपोजल नहीं है। इनने खुद माना कि वहां पुराना रेस्ट हाउस एग्जिस्ट करता। आप सुन तो लो, सुनो तो सही, कुछ चाहिए तो शांत रहना सीखो। वहां पर पुराना रेस्ट हाउस ये खुद मानते हैं एग्जिस्ट करता है। पिनंगुआ के अंदर हमने घेरा रोड है आपकी, वहां पर अभी डीमार्केट करवाया है 2 एकड़ जमीन, और वो 2 एकड़ जमीन जैसे ही पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर होगी, वहां पर नया रेस्ट हाउस बनवाने का प्रपोजल हम अप्रूव। लो, उन्होंने मान लिया आपकी बात तो। और पुराने के लिए जी सब बहादुर, वो तो पिनंगुआ के बाद पुराने के लिए, वो तो मेन तो हमारा कस्बा पुराना अपने पिनंगुआ का है, पुराना तो उसमें लिखा ही नहीं। मैंने पुराना पिनंगुआ दोनों लिखा है सर, मैंने दोनों लिखे हैं। और कई दफा ऐसा होता है हमारे साथ कि जो भी वीआईपी जाता है, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या कोई मंत्री हो या कोई और वीआईपी हो, रेस्ट हाउस की ना होने की वजह से हमें जिला हेडक्वार्टर पे नहीं जाना पड़ता है, और हमारे हल्के में प्रोग्राम भी नहीं हो पाते। आदरणीय